हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट होगा हमारा गणित और ये कार्यपत्रक नंबर है 72, 72वां कार्यपत्रक है जो कि 20 जनवरी 2022 के लिए है। ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। मतलब एक हमारे पास ठोस है कुछ, उसका आकार बदल देना और आकार बदल के दूसरे रूप में कर देना। ठीक है। जैसे एक गोला है, लोहे का एक गोला है, उसको क्या किए, पिघला के और उसको घनाभ बना दिए या फिर कुछ और आकार दे दिए। तो इस तरह से इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे इसमें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक ना, इस कार्यपत्रक में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण कैसे होता है। देखिए जरा, एक ठोस वस्तु जैसे मोम हो गया, लोहा हो गया आदि को गर्म करके द्रव बनाया जाता है, मतलब पिघलाया जाता है। फिर उन्हें एक पात्र में डालकर एक आकार से दूसरे आकार के ठोस में ठंडा किया जाता है। दूसरे आकार में डालकर उसको ठंडा कर देते हैं तो वो उसी आकार का बन जाता है। इस प्रक्रिया में आकृति बदल जाती है। जैसे अगर गोला है तो वो अगर घनाभ बनाना चाहते हैं तो वो घनाभ के आकार का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आयतन वही रहता है। हम चाहे एक गोला का कुछ आयतन है, उस गोले को हम चाहे किसी भी रूप में बदल लें, उसका आयतन नहीं बदलेगा कभी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है, मेन पॉइंट है कि जब भी हम आकृति बदलते हैं, एक ठोस को दूसरे आकार में ले जाते हैं, रूपांतरण करते हैं, तो उसका आयतन कभी नहीं बदलता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसी पर बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आयतन वही रहता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यदि यह एक ये आकृति है, मतलब ये घनाभ घन टाइप का है, उसको पिघलाया गया, फिर उसको एक पात्र में डाला गया, ठंडा कर दिए तो बेलन का आकार ले लिया। तो इस तरीके से हमारा जो ठोसों के आकार का परिवर्तन है वो होता है। अब चलिए इसमें दो उदाहरण दिए गए हैं, इनको हम लोग हल करते हैं। पहले उदाहरण में ये है कि बेलन से घनाभ बनाया गया है। ठीक है। बेलन से घनाभ में कन्वर्ट करना है, ऐसे इन दोनों का। तो देखिए उदाहरण में क्या दिया है, सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। ठीक है। मतलब एक बेलनाकार टंकी छत के ऊपर है और एक घनाभ के आकार का टंकी वो है नीचे, मतलब जमीन के नीचे है, भूमिगत। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार का है जिसकी विमाएँ क्या हैं, 1.57 मीटर, 1.44 मीटर और 95 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो जो घनाभ दिया था उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी गई, ये दी गई है। ठीक है। छत की टंकी की त्रिज्या, अब जो बेलनाकार टंकी लगा था ना ऊपर, उसकी त्रिज्या, तो छत की टंकी की त्रिज्या है कितनी, 60 सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 65 सेंटीमीटर, जो ऊपर दिया गया था। ठीक है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी, जो नीचे ज़मीन में टंकी दिया था उसका वो पूरा पानी से भरा हुआ था उसमें, तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। ये हमको यहाँ पर निकालना है कि कितनी ऊंचाई तक पानी रह जाएगा अगर टंकी को भर दिया जाए तो। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो ज़मीन के नीचे जो टंकी दी गई थी वो ये है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो छत के ऊपर टंकी दी गई थी वो बेलनाकार टंकी थी, इसकी ऊंचाई 95 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखिए बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होगा, भूमिगत टंकी से निकलने वाले पानी के आयतन के बराबर। वही ना, मतलब जितना हमने ज़मीन वाली टंकी से पानी निकाल के ऊपर वाली टंकी में भरा तो ऊपर वाली टंकी पूरा भर गया, मतलब उसका आयतन फुल हो गया जो बेलनाकार टंकी था। और उतना ही आयतन कहाँ से हमने निकाला, पानी का, जमीन से निकाल लिया। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, बेलनाकार टंकी का आयतन जो होगा वो भूमिगत टंकी से निकाले पानी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है। चलिए अब बेलनाकार टंकी का आयतन आप लोग जानते हैं, आयतन का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर हमने सभी का मान रख दिया पाई आर स्क्वायर एच का। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये जो भी आया उसको अभी यहीं पर रहने दीजिए। फिर भरी हुई भूमिगत टंकी का आयतन, टंकी का आयतन कितना निकल आया, ये मतलब इतना ही मीटर क्यूब पानी होगा उसमें। ठीक है। चलिए अब बेलनाकार टंकी भरने के बाद भूमिगत टंकी में बचे पानी का आयतन तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर। तो ये हो गया कितना, जो पूरा पानी भरा था उसका आयतन
और माइनस कर दिए कितना, जितना पानी गया था, और कितना पानी गया था, जितना उस बेलनाकार टंकी में था। तो बेलनाकार टंकी का आयतन लिख दिए, घटा दिए वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो पानी बचा था उसका आयतन कितना आ गया, इतना आ गया, इसको घटा दिए तो ठीक है, घटाने के बाद इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में बचे पानी की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई बची होगी। तो कैसे निकालेंगे उसको, भूमिगत टंकी में जितना पानी का आयतन है ना, टंकी में जितना पानी बचा है, और बटे में क्या कर देंगे L इंटू बी। L इंटू बी क्यों, क्योंकि H हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब H को कैंसिल नहीं करना है। यहाँ पे देखिए जो भूमिगत टंकी में पानी बचा होगा उसका आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, है ना, और बटे L इंटू बी कर देंगे, L इंटू बी कर देंगे तो L इंटू बी कट जाएगा, H बचेगा हमारा, यानी हमको यही ऊंचाई तो निकालना ही है, ठीक है। तो वही ऊंचाई के लिए हमने क्या किया, भूमिगत टंकी में जितना पानी का आयतन बचा था, और कितना बचा था, ये वाला बचा था, बटे क्या कर दिए, L इंटू बी कर दिए, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर हो गया, ये काट पीट दिए तो इतना आ गया, यानी 47.5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए इसमें पूछा ये था कि यहाँ पर भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, है ना। छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए, मतलब जो छत पर टंकी है उसकी धारिता और जो भूमिगत टंकी है उसकी धारिता, इन दोनों की तुलना करनी है कि कौन कितना ज़्यादा है कौन कितना कम है, ठीक ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो छत की टंकी का आयतन था ऊपर वो लिख दिए, और बटे में भूमिगत टंकी की क्षमता लिख दिए। क्षमता मतलब वही आयतन ही, दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही है। तो छत की टंकी का आयतन कितना था, यहाँ पे इतना हम लोगों ने निकाला था यहाँ पर ऊपर, ठीक है। बटे में क्या कर दिए, भूमिगत टंकी का आयतन, तो इसको काट पीट दिए तो ये 1/2 आ गया। मतलब यहाँ पर अगर छत की टंकी का आयतन लिखें तो क्या हो जाएगा, इस भूमिगत टंकी की क्षमता उधर ले जाएंगे यहाँ पर तो गुणा हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। छत की टंकी का आयतन कितना होगा, भूमिगत टंकी की क्षमता का आधा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, अतः छत की टंकी की क्षमता भूमिगत टंकी की क्षमता की आधी होगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को कैसे इस प्रश्न को हमको हल करना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था कि जितना हमने जमीन के अंदर वाली टंकी से पानी निकाला उतना ही आयतन हमारा किसमें जाएगा, ऊपर वाली सिलेंडर जो बेलनाकार टंकी थी उसमें जाएगा, ठीक है। बस इतना हमको लगाना था इसमें। तो ये प्रश्न हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या दिया है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, मतलब इस शंकु को गोला में बदल दिया, इस गोले में, ठीक है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि अगर हम किसी भी आकार से किसी भी आकार में बदल दें लेकिन आयतन हमारा नहीं बदलेगा, आयतन बराबर रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात वही लिखा गया है यहाँ पे कि शंकु का आयतन जो होगा गोले के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। अब शंकु का आयतन हम लोग निकालेंगे तो शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। r कितना है 6 सेंटीमीटर और h कितना है 24 सेंटीमीटर, वही हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये वाला वैल्यू, दोनों वैल्यू रख दिए, उसके बाद गुणा कर दिए तो कितना आ गया, ये 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब आगे चलते हैं गोले का आयतन। हमने शंकु का आयतन निकाल लिया, गोले का आयतन देखते हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है, यदि त्रिज्या r है तो 4/3 पाई r क्यूब होता है, यहाँ पे लिखा गया ना गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अब शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर हो जाएगा, वही हमने यहाँ पर बराबर कर दिया दोनों का आयतन। इसका आयतन निकाला था हमने इतना 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, बराबर कर दिए 4/3 पाई r क्यूब के। तो ये यहाँ से कितना आ गया 288, 3/4, इस 4/3 को इधर ले आए, पाई से पाई कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो r क्यूब बराबर इतना आ गया। इसके बाद बटे कर दिए तो 72 × 3 बराबर कितना आ गया, r क्यूब आ गया। तो यहाँ से हमने r का वैल्यू निकाल लिया। r का वैल्यू कितना आ गया, देख पा रहे होंगे 3 × 2 यानी 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाना था कि आयतन हमारा नहीं बदलेगा, आयतन दोनों का सेम रहेगा। तो दोनों का आयतन हमने बराबर कर दिया, वहाँ से r की वैल्यू आ गई, यानी गोले की त्रिज्या की मान आ गया, ठीक है। तो चलिए हमारे दोनों उदाहरण हो गए। अब हम लोग चलते हैं और जो ये 2 प्रश्न दिए गए हैं स्वयं प्रयास कीजिए, इन 2 प्रश्नों को हल करते हैं अच्छे से। पहला उदाहरण देखिए यहाँ पर दिया है, जो पहला प्रश्न, उदाहरण नहीं पहला प्रश्न है, ठीक ना।
तो इस प्रश्न में बोला है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में बोला है कि एक 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है और उसको पिघला के क्या बनाया जाता है, एक बेलन, और उस बेलन की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायग्राम बना दिया है। अब यहाँ पे जो बेलन की ऊंचाई है वो हमको निकालनी है, तो हमने क्या मान लिया कि बेलन की जो ऊंचाई है वो h है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा है बेलन की त्रिज्या r1 कितनी है, ये दिया गया है। तो अच्छा गोले की त्रिज्या, है ना, गोले की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या r2 हमने मान लिया कितना, 6 सेंटीमीटर है, r2 इसको मान लिया। अब बेलन की ऊंचाई h मान लिए, तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि अगर हम शेप बदलते हैं तो आकृति बदल जाती है लेकिन उनका आयतन नहीं बदलता है। तो आयतन क्या हो जाएगा, गोले का भी आयतन और बेलन का आयतन, दोनों का आयतन बराबर। तो यहाँ पे गोले का आयतन और बेलन का आयतन हमने बराबर कर दिया। ठीक है, अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, r1 क्यों लिए हैं, क्योंकि गोले की त्रिज्या r1 हमने लिया है, और बेलन का आयतन कितना है, पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, r2 यहाँ पे क्यों लिए हैं, क्योंकि r2 हमने ये माना है। अब सभी का वैल्यू रख देते हैं, तो पाई से पाई दोनों साइड से कट गया, 4/3 4.2 और इसका क्यूब यानी r1 का क्यूब इक्वल टू 6 स्क्वायर यानी r2 का स्क्वायर इंटू h। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 4.2 4.2 4.2 तीनों का गुणा। ठीक है, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 इंटू h। अब इसके बाद इस 36 को हमने क्या किया, इधर ले आया, और 4.2 जो था उसको 42/10 लिख दिया। ठीक ना, तो ये भी 42/10 हो गया, ये भी 42/10 हो गया, और ये 36 यहाँ पे आ गया। तो कैसे काटे हैं इसको, देखिए इस 3 से ये 14 बार में कट जाएगा 42, है ना, 14 त्रिक 42। फिर इस 4 से ये 36 कट गया 9 बार में, 9 चौको 36। ठीक है, फिर 3 से ये भी कटेगा 9 वाला भी, और 3 से ये 42 भी कटेगा, यानी 14 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया। अब इस 3 से ये वाला 42 कट गया, तो कितना हो गया, 14 आ गया। ठीक ना, तो ऊपर क्या हो गया, 14 × 14 × 14 ये लिख दिए, और नीचे में 10 × 10 × 10 ये हो गया। चलिए, तो यहाँ से इक्वल टू h, और यहाँ पे इन तीनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा इतना 2744 और बटे 1000, यानी कितना आ जाएगा, ये 2.744 सेंटीमीटर इसकी इस बेलन की ऊंचाई आ गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा देखिए, हाँ ये कितना हो गया, ये वाला, ये यहाँ से, ठीक ना, और h कितना आ गया हमारा, 2.744 सेंटीमीटर उत्तर हो गया हमारा। ठीक ना, चलिए, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 2.744 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे बोला है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। ठीक है, यदि पाइप में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, पानी जो है पाइप में कितना किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है, तो 3 kmph से बह रहा है वो, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। अब ये प्रश्न जो है हमारा थोड़ा समझने वाला है, इसको समझिएगा तब ये बन पाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाए दे रहे हैं। क्या है, भूमि के अंदर ये एक बेलन है, बेलनाकार टंकी है। टंकी कैसा है, तो ये टंकी बेलनाकार है और इसकी जो व्यास है वो कितना है, 10 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी, यानी आधा, और गहराई जो है वो है 2 मीटर। ठीक है, इस टंकी को एक पाइप से जोड़ा गया है, ये पाइप है, और इस पाइप में पानी बह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी 1 घंटा में 30 किलोमीटर ये पानी जो है ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इसमें जो इस पाइप में बह रहा है, इसको किससे जोड़ा गया है, नहर से जोड़ा गया है। ठीक ना, इस पाइप को नहर से जोड़ा गया है। अब यहाँ पे जो इसका आंतरिक व्यास है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20/2 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर। चलिए अब इस पे आते हैं। टंकी की गहराई 2 मीटर, टंकी की त्रिज्या r1 5 मीटर, ये हमने निकाल लिया। इसके बाद पाइप का व्यास 20 सेंटीमीटर है ना, ये दिया गया था, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 10 सेंटीमीटर, इसको हमने लिख दिया 1/10 मीटर, है ना। चलिए, सेंटीमीटर को मीटर में यहाँ पे बदल दिए तो 0.1 हो गया, और इसको 1/10 लिख सकते हैं, यानी मीटर में आ गया 1/10 मीटर। अब देखिए यहाँ पर ये जो पाइप है, इस पाइप में पानी किस रफ्तार से बह रहा है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इसमें इस पाइप में पानी बह रहा है। तो ये जो पानी चलेगा, मान लीजिए यहाँ से इस एंड से इस सिरे से इस सिरे तक, पानी के इस सिरे से इस सिरे तक 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो 30 किलोमीटर तय करेगा, है ना। वही इसका मतलब यही है ना कि इस
पाइप में पानी कितने रफ्तार से बह रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर तय किया। तो क्या हम इस 30 किलोमीटर को इसकी लंबाई मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं यहाँ पर कि जो पाइप की लंबाई होगी वो 30 किलोमीटर होगी। ठीक है, यानी 1 घंटे में कितना बह रहा है, 30 किलोमीटर ना। तो वही हमने क्या मान लिया इसको, 30 किलोमीटर, और यहाँ पे H2 हमने मान लिया इसको। अब देखिए, तो 1 घंटे में जल द्वारा तय की गई दूरी 1 घंटे में कितना तय करेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही क्या होगा, पाइप की लंबाई होगी। ठीक ना, पाइप की लंबाई। तो H2 बराबर कितना आ गया, 3 किलोमीटर, यानी 3000 मीटर। इसको 3 किलोमीटर को मीटर में बदल दिए तो 3000 मीटर आ गया। ठीक है, अब टंकी का आयतन निकालते हैं। इस टंकी का आयतन, तो टंकी का आयतन कितना होगा, पाई r²h, बेलन है ना ये, बेलनाकार, तो पाई 5 स्क्वायर यानी R1 5 स्क्वायर इंटू 2, तो इसको 5 5 25 और गुणे 2 50 पाई, ये मीटर क्यूब में टंकी का आयतन आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर 1 घंटे में जितना पानी इसमें भरेगा वही तो इसका पानी का आयतन होगा। मतलब जितना पानी 1 घंटे में इतना यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इस पाइप से कितना निकलेगा, जितना इस पाइप का आयतन होगा, है ना। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे में प्राप्त जल का आयतन, 1 घंटे में जितना पानी मिलेगा उस पाइप से वही क्या होगा, पाइप का आयतन होगा, पाइप में पानी का आयतन। ठीक है, तो अब पाइप कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा, इसलिए पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। R2 क्या है, इसका त्रिज्या, इस पाइप की त्रिज्या, और H2 क्या है, इसकी लंबाई है, यानी जो हमारा यहाँ पे मिला था 3000 मीटर। ठीक है, अब चलिए तो सबका वैल्यू रख देते हैं, पाई इंटू 1/10 का होल स्क्वायर, त्रिज्या R2 इंटू 3000, H2 क्या है 3000, काट कूट दीजिए, कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 30 पाई मीटर क्यूब। अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे, 30 पाई मीटर क्यूब आ गया, है ना। अब टंकी भरने में जो समय लगेगा, टंकी भरने में जो समय लगेगा वो क्या होगा, टंकी का आयतन, मतलब टंकी में कितना फुल पानी भरा जा सकता है, और बटे 1 घंटे में जितना पानी मिलेगा, है ना। यही तो, अगर हम घंटे में समय निकालें तो कितना होगा, टंकी का जितना आयतन होगा और बटे कर देंगे 1 घंटे में जितना जल मिला हमको, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए टंकी का आयतन कितना है, 50 पाई, है ना, 50 पाई हमने निकाला है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, और बटे में 1 घंटे में प्राप्त कितना जल होगा, 1 घंटे में कितना पानी मिलेगा हमको, इतना मीटर क्यूब, हमने बटे कर दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 50/30 घंटा, घंटे में आएगा। ठीक है, तो 5/3, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5/3 घंटा आ गया। इस घंटे को हमने मिनट में बदल दिया, तो 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक ना, तो 5/3 इंटू 60 मिनट, ये 3 से ये 20 बार में कट जाएगा, और 20 पंचे 100 मिनट। तो उस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो हमको लगेगा 100 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए, तो थोड़ा कठिन था ये, ज़्यादा कठिन नहीं था पर था थोड़ा कठिन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 भी, और ये जो हमारा वर्कशीट है ये कंप्लीट हुआ, कार्यपत्रक 72। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा, दोनों उदाहरण और दोनों प्रश्न। ठीक है ना। तो अगर आप लोग को अच्छे समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले कार्यपत्र के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।